जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जो कक्षा 10 का टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में पहले हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए, ट्रायंगल तो नाम ही इसका त्रिभुज दिया हुआ है, लेकिन बेसिक का फंडा इसका क्या है? समरूप वाला फंडा है। ठीक, तो ट्रायंगल जब दिया है तो हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे कि कोण के आधार पे कितने प्रकार के त्रिभुज हैं, भुजा के आधार पे कितने प्रकार के त्रिभुज हैं। ठीक, तो हम लोग पहले ये त्रिभुज को खत्म करेंगे, फिर समरूप पे आएंगे। इसमें खाली नाम दिया है ट्रायंगल, लेकिन पूरी की पूरी अवधारणाएं किसकी हैं? समरूपता की अवधारणाएं हैं। तो हम लोग तब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? समरूपता को देखेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग, पहले देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज किसको कहेंगे? तो टॉपिक आप लोग का रहेगा त्रिभुज। टॉपिक रहेगा त्रिभुज। त्रिभुज, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ट्रिएंगल। TRI, देख लो भैया स्पेलिंग, ANG, एंगल, ट्री एंगल, ANG एंगल, LE, स्पेलिंग पे ना जाओ, भावनाओं पे जाना। तो अच्छा, हाँ, उसके पहले आप लोग को एक बात बताना है कि आप लोग क्या कीजिए ना, रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। जो मॉक टेस्ट का है, रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। उसमें पेपर केवल 20-20 का होगा, तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि आप लोग का क्या बोलते हैं कि एक ही बार 100 का रजिस्ट्रेशन होगा, एक ही बार 100 को रजिस्ट्रेशन करा के और 20 का लेंगे, 3 को फायदा देंगे। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम लोग 20 का बैच बनाएंगे, 20 के बच्चे में 20 में से 3 को फायदा मिलेगा, फिर अगले 20 में से 3 को फायदा मिलेगा, फिर अगले 20 में से 3 को फायदा मिलेगा। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, ठीक है, और जल्दी से जल्दी आप लोग रजिस्ट्रेशन लीजिए। और हम लोग 15 तारीख को टेस्ट करा देंगे, 15 को टेस्ट कराएंगे, फिर 20 तारीख से हम लोग बैच चालू करेंगे। ठीक, ये डेट फिक्स है। तो आप लोग का काम है रजिस्ट्रेशन लेना, रजिस्ट्रेशन लेके, और वैसे डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। 3 दिन का डेमो है। और हाँ, डेमो वाले बच्चे कंफ्यूज में ना रहें, कंफ्यूज में ना रहें। कंफ्यूज में इसलिए ना रहें क्योंकि कोई कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर डेमो कब मिलेगा। तो 20 तारीख से 3 दिन तक डेमो रहेगा, मतलब 23 तारीख तक डेमो रहेगा। तो अगर जो उसमें रहेगा बच्चा, पेपर जो दिया हुआ बच्चा रहेगा, उसको अगर कुछ संशय रहेगा तो बात किया जाएगा उससे और पूछा जाएगा कि क्या दिक्कत है। तो उसके साथ उस समय उसका निर्णय लिया जाएगा या डिसीजन लिया जाएगा कि क्या करना है। बाकी जो डेमो वाले बच्चे हैं, जो डायरेक्ट एडमिशन वाले बच्चे हैं, वो 3 दिन का डेमो लेके 23 तारीख तक अपना एडमिशन करवा लेंगे। ठीक है, तो आगे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 3 दिन का डेमो हम लोग देंगे आपको, 3 दिन का डेमो देंगे और वो अच्छा खासा डेमो रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, अगर कोई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और जरूरतमंदों को शेयर कर दीजिए। जिसको जरूरत लग रही है, जिसको नीड है, जिसके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, उसको शेयर कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कंटेंट दे रहे हैं हम लोग, ठीक, और किसी से कम भी नहीं है ना। तो आते हैं हम लोग अब बैक टू द पॉइंट, आते हैं सवाल पे। ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल, अब त्रिभुज किसे कहेंगे? त्रिभुज किसे कहेंगे देखते हैं कि त्रिभुज तीन तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो क्या कहेंगे? तीन तीन भुजाओं से, तो लिखो त्रिभुज किसे कहेंगे? पहला पॉइंट, तीन भुजाओं से घिरी, घिसी नहीं, घिरी, घिरी समतल समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसमें पॉइंट और है। और क्या है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये भी आप लोग को भली बात ही पता है कि कोई एक त्रिभुज है तो इसके अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतःकोणों का योगफल, योग
योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। फिर क्या होगा, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, 3 पॉइंट है त्रिभुज के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 भुजाओं से घिरी बंद समतल बंद आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होगा और त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। जैसे इस पॉइंट को समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये दोनों तो हुआ है, तुम लोग को पता होगा। तो इसको समझो कि क्या कह रहा है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। तो कोई एक त्रिभुज बना लो यहीं पे, अच्छा खासा त्रिभुज बनाओ भैया जो चमके। ये चमक रहा है ना, इसका नामकरण करो ए बी सी। ये 6 डिग्री, ये 5 डिग्री और ये 7 डिग्री। तो ये क्या होगा, एक त्रिभुज कहलाएगा। या फिर इसको 9 डिग्री कर दो, अरे 9 सेंटीमीटर कर दो, 6 सेंटीमीटर। अच्छा ना डालो इसको ना डालो, इसको समझो कि ए बी भुजा ए बी या फिर भुजा ए बी प्लस भुजा बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन भुजा ए बी प्लस भुजा बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन भुजा ए सी। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो कि हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये कोई एक विषम बाहु त्रिभुज है ए बी सी। इसका मान ए है, इसका मान बी है, इसका मान सी है। तो ए बी ए प्लस सी हमेशा बड़ा होगा किससे, बी से। और बी प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगा, ए से। ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगा, सी से। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दो तरीका है, दोनों में से कोई तरीका आप अपना सकते हैं। आते हैं, अगला हेडिंग रहेगा हम लोग का त्रिभुज के प्रकार। अगला हेडिंग क्या रहेगा, त्रिभुज के प्रकार। उम्मीद है आप लोग नोट डाउन कर लें। अच्छा हाँ, इसको नोट डाउन ना करें। अच्छा, जो नोट डाउन नहीं कर सकता है स्क्रीनशॉट ले ले, अपना आराम से पढ़ते रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्या कह रहा है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो अगली हेडिंग हम लोग की क्या रहेगी, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। देखते हैं, ना। तो अगली हेडिंग हम लोग की रहेगी भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के कितने प्रकार हैं, तो पहले देखेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज। पहला क्या रहेगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अच्छा, बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। और भुजा मतलब क्या होता है, हाथ। ये बाहु सनी देओल की बॉडी, बाहु भुजा कहेंगे उसको। और भुजा क्या होगा, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में लिखते हैं हम लोग कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का
प्रत्येक कोण 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है, और इसका प्रत्येक बाह्य कोण 120 अंश होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग लिखो। तो इसको लिखो, पहला पॉइंट लिखो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 180, अरे यार, प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है, 60 अंश का होता है, तथा प्रत्येक बाह्य कोण 120 अंश का होता है। तो आप कह सकते हो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है तथा प्रत्येक बाह्य कोण 120 अंश का होता है। आगे देखते हैं, और समबाहु त्रिभुज में क्या होगा? और समबाहु त्रिभुज में इसकी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। तो ये तो आप लोग को पता ही है, समबाहु है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। इसको भी लिखो, यहाँ पे स्टार बनाओ। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कैसी होंगी? समान होंगी। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। अच्छा, देखते हैं आगे क्या देखेंगे कि क्या यार, आगे देखते हैं कि हाँ, समबाहु त्रिभुज बनेगा कैसे, ये भी देख लो। समबाहु त्रिभुज बनेगा कैसे? एक तो ये रहेगा, एक तो बी रहेगा, एक तो सी रहेगा, इनका नामकरण हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर ए कहेंगे तो इसको भी क्या कहेंगे? ए कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे? ए कहेंगे। ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का होगा। ये कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का होगा। अच्छा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 60 डिग्री या 60 अंश होता है। तो इतना पॉइंट आप लोग समबाहु त्रिभुज में लिखिए, ये बनाइए। फिर आगे हम लोग चलते हैं विषमबाहु त्रिभुज पे। विषमबाहु त्रिभुज पे देखते हैं। त्रिभुजों की समरूपता। चल, हो गया होगा नोट डाउन। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, अगले टाइप पे आते हैं। क्या कह रहा है? विषमबाहु त्रिभुज। अगला टाइप क्या कह रहा है? विषमबाहु त्रिभुज। तो दूसरा क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। ये क्या होगा? इसको देखो आप लोग कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा। इसके प्रत्येक कोण और भुजाएं अलग अलग होती हैं। इसके 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 प्रत्येक कोण और भुजाएं अलग अलग होती हैं। इसके प्रत्येक कोण और भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो बना लो आप लोग समबाहु त्रिभुज। कैसे बनेगा? ए बी सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए बी सी। ये इसको क्या कहोगे? अल्फा। इसको क्या कहोगे? बीटा। और इसको क्या कहोगे? गामा। अल्फा, बीटा, गामा। नोट डाउन करिए।
अल्फा बीटा और गामा हो जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए इसको, आते हैं आगे। अब क्या आएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। द्वि मतलब क्या होता है, दो, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो, और तीसरी भुजा क्या हो, भिन्न हो, उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखो इसकी क्या होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखिए आप लोग, तीसरा क्या रहेगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखते हैं क्या होगा इसमें। क्या होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण और दो भुजाएं क्या होंगे, आपस में समान होंगे, बराबर होते हैं। दो समान भुजाओं के आमने सामने का कोण भी क्या होगा, समान होगा। दो समान भुजाओं के आमने सामने का कोण भी क्या होगा, समान होगा। तो इसमें इसमें मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि दो कोण एवं दो भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। जिस त्रिभुज के या इसमें इसमें दो कोण एवं दो भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं। दो कोण एवं दो भुजाएं क्या होंगी, समान होंगे। और एक पॉइंट इसमें और रहेगा, दो समान भुजाओं के दो समान भुजाओं के सामने वाला कोण सामने सामने वाला कोण भी समान होता है, समान होता है। ठीक है, तो यहां से भी आप निकाल सकते हो कि अगर अगर आपको समबाहु त्रिभुज दिया तो देखो क्या होगा, चूंकि त्रिभुज समबाहु है इसलिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, समान होगी। मतलब ये ए रहेगा। अच्छा ऐसे ना करो ना, आई हैव लॉट ऑफ सुविधा, देन यू टेक अ सुविधा एंड आई टेक यू टुमारो। देखते हैं, ज्यादा इंग्लिश होगी ना ये, क्या करोगे। क्या रहेगा, ए बी और सी, ए बी और सी। देखते हैं ये क्या रहेगा, ए मतलब ये दोनों भुजाएं क्या रहेंगी, समान रहेंगी। तो इसके सामने का कोण क्या रहेगा, अगर थीटा डिग्री है तो इसके सामने का भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री हो जाएगा। और ये कोई मान लो बी है। तो नोट डाउन करिए आप लोग। अगला हेडिंग रहेगा हम लोग का, कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अगला हेडिंग रहेगा हम लोग का, कोण के आधार पे त्रिभुजों के प्रकार। इसके बाद हम लोग देखेंगे समरूपता, समरूपता की कसौटी, और समरूपता की कसौटी, और सब देखेंगे हम लोग। समरूप और समरूपता की कसौटी देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे समरूप एवं समरूपता की कसौटी। देखते हैं अभी हम लोग क्या देखेंगे, ये हो गया आप लोग का। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको, आगे देखते हैं। देखो यहाँ देखो, अब क्या हम लोग देखेंगे, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, ये दूसरी हेडिंग रहेगी, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो देखते हैं क्या होगा इसमें कि देखो पहला क्या रहेगा, समकोण त्रिभुज रहेगा। समकोण मैं पूरा नहीं लिखवाऊंगा, ऐसे ही डायरेक्ट लिखवा देता हूं, समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या रहेगा, न्यून कोण त्रिभुज रहेगा, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा क्या रहेगा,
अधिक कोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या रहेगा, कोई एक भुजा 90 डिग्री का कोई एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। यहाँ कोई एक ऐसे नहीं कह सकते, कोण का मान किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो। यहाँ क्या हो जाएगा, किसी एक कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो, ज्यादा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, समकोण त्रिभुज बनेगा कैसे, यही बना लो। कुछ ऐसे बनेगा, ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर क्या है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण कुछ ऐसे बनेगा, अरे यार, न्यून कोण कुछ ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा यार, ये न्यून कोण रहेगा। अच्छा, कोणों का मान 90 डिग्री से कम, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी सी। अच्छा, यहाँ क्या आएगा कि कोण का मान 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, क्या हो, ए बी सी। तो ये 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। चलिए नोट डाउन कीजिए आप लोग। अब आते हैं हम लोग जो क्लास 10th में पढ़ना है उस पे आते हैं, समरूप पे आते हैं। तो समरूप क्या होता है उसको देखते हैं ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे, एक ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें हम लोग को पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, समरूप समाहित हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग पॉइंट करके पढ़ते जाएंगे, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट लिखेंगे और एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लिखिए, अगली हेडिंग क्या रहेगी हम लोग की, समरूप, समरूपता या समरूप त्रिभुज। हाँ, कुछ भी हो सकता है, समरूप वर्ग भी हो सकता है, समरूप आयत नहीं हो सकता ना, समरूप आयत नहीं हो सकता। तो समरूप देखते हैं कि क्या होगा। समरूप पहले देखेंगे हम लोग समरूप त्रिभुज क्या होगा। ठीक, तो पहली हेडिंग डालिए, सबसे बड़ी वाली हेडिंग रहेगी समरूप। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज, तो त्रिभुजों या फिर त्रिभुजों की समरूपता क्या होगी, त्रिभुज कैसे कैसे समान होंगे। देखो, अगर मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिख दे रहा हूं, त्रिभुज, अगर मैं लिख दे रहा हूं त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर मैं ये कह रहा हूं कि, क्या कह रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, किसके समरूप होगा, पी क्यू आर के। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि, यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे ये ड्रॉ करो, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। ए बी सी, यहाँ पी क्यू और आर, ठीक है। तो नोट डाउन करो आप लोग, उसको बनाओ। अब देखो,
जब दो त्रिभुज आपस में समरूप रहेंगे तो उनका परिमाप उनकी भुजा, उनकी ऊंचाई, उनके अंतःवृत्त की त्रिज्या। देखो क्या कह रहा है कि जब जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी ऊंचाई, उनकी भुजा, उनका परिमाप, उनके अंतःवृत्त की त्रिज्या और भी उनके बाह्य वृत्त की त्रिज्या और और भी जो भी आएगा वो उनके सभी का अनुपात उनके क्या होता है, बराबर होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखिए इसको, इस पॉइंट को लिखिए कि जब दो समरूप त्रिभुज, यहीं पे लिख लीजिए, जब दो समरूप त्रिभुज हाँ होते हैं तो उनकी भुजा, उनका परिमाप, उनकी ऊंचाई, उनकी भुजा, उनका परिमाप, ऊंचाई, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, और क्या होगा, परिवृत्त की त्रिज्या तथा क्षेत्रफल का वर्गमूल, क्षेत्रफल का वर्गमूल संगत अनुपात में होता है, संगत अनुपात में होता है। देखिए क्या है, जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं, जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजा, उनका परिमाप, उनकी ऊंचाई, उनके अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या तथा क्षेत्रफल का वर्गमूल संगत अनुपात में होता है, ये मान के चलिए। अब इसमें लिखना रहेगा हमको, तो हम क्या लिखेंगे कि अच्छा यहाँ पे पहले लिख दीजिए कि इसको क्या क्या कहेंगे। तो यस को क्या कहेंगे, साइड का मतलब क्या होता है, भुजा। पी को क्या कहेंगे, पेरीमीटर का क्या रहेगा, परिमाप। ए को क्या कहेंगे, एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। और क्या है, यच का मतलब क्या होता है, ऊंचाई, हाइट। तो क्या होगा, ऊंचाई। अगला क्या रहेगा, आर का मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल आर का मतलब क्या हो जाएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या, और बड़ा आर क्या हो जाएगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। आर बराबर अंतर्वृत्त, बराबर बाह्य वृत्त, ए क्षेत्रफल, या ऊंचाई, आर पैरामीटर था, यम क्या है, माध्यिका है, ठीक है। इतना पॉइंट नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं पे क्या हो जाएगा कि यहीं पे देखिए, इसका यस1, इसका यस2, मतलब इसका साइड 1 बटे साइड 2। तो यस1 बटा यस2 बराबर P1 बटा P2 बराबर H1 बटा H2 बराबर R1 बटा R2 बराबर किसके हैं, कैपिटल R बटा कैपिटल R, और बराबर माध्यिका मतलब M1 बटा M2। तो और क्या हो जाएगा, बराबर क्षेत्रफल A। तो ये क्या होगा, A
तो ये बराबर किसके हो जाएगा, अंडर रूट में A1 बटा A2 के। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, 1 वाला पहले का है और 2 वाला बाद का है। तो इतना लिख लीजिए आप लोग, इतना नोट डाउन कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग समरूपता। समरूपता होती क्या है, तो आपकी हेडिंग रहेगी समरूपता, हेडिंग पढ़ी है, इसमें आप लोग अब पॉइंट से लिखना चालू कीजिए। ठीक है, देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए बिठा दें, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे हम लोग देखते हैं समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां को कैसे देखेंगे। अच्छा, कोई भी त्रिभुज समरूप हो सकता है क्योंकि उसमें 3 ही भुजाएं होती हैं। कोई भी वृत्त समरूप हो सकता है क्योंकि वो एक सर्कल है। कोई भी वर्ग समरूप हो सकता है, लेकिन 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 कोई भी कोई भी कोई भी वर्ग आयत, कोई भी आयत क्या नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। आपका पूरा का पूरा प्रश्नावली इसी पर निर्भर करता है। ठीक सत्य है कि असत्य, प्रश्नावली 6.1 तो इसी पर निर्भर करता है। हम लोग चलेंगे 6.2 पे। पहले समरूपता की कुछ कसौटियां लिख लें और कुछ काम कर ले इस पे, समरूप त्रिभुज पे। तो समरूप त्रिभुज लिखो, दो आकृति समरूप कहलाती हैं यदि उनका आकार समान हो परंतु उनका माप भिन्न हो। समरूप आकृतियों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। अच्छा, तो समरूप आकृतियां, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, समरूप समरूप त्रिभुज। क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि दो आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि उनके आकार समान हो। दो आकृतियां, यहां लिखो, दो आकृतियां दो आकृतियां दो आकृतियां समरूप समरूप होती हैं, समरूप होती हैं। दो आकृतियां समरूप कहलाती हैं यदि उनका आकार समान हो परंतु यदि आकार समान हो, यदि उनका आकार समान हो, उनका आकार कैसा हो, समान हो, परंतु उनकी माप भिन्न हो। समरूप आकृतियों के कुछ उदाहरण। अच्छा, परंतु परंतु उनका उनका माप भिन्न हो, उनका माप क्या हो, भिन्न, तो भी वो क्या कहलाएंगी, समरूप आकृतियां कहलाएंगी। आगे देखते हैं अगले पॉइंट में। जैसे जैसे कोई भी वृत्त समरूप आकृति कहलाएगा किंतु उनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। अच्छा, जो आकृतियां समरूप हैं, जो आकृतियां समरूप हैं, ये नहीं कि वो भी क्या हो, सर्वांगसम हो। ठीक है, समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो या ना हो ये उस पर डिपेंड करता है, लेकिन सभी की सभी सर्वांगसम आकृतियां क्या होंगी, समरूप होंगी। क्या होंगी भैया, समरूप होंगी। ठीक है, तो क्लास आज के लिए बस इतना ही रखते हैं ना। समरूप और सर्वांगसम का संशय अंतर मैं कल पूरा का पूरा लिखवाऊंगा आपको कि कैसे समरूप को अलग करेंगे, कैसे सर्वांगसम को अलग करेंगे, कैसे दोनों को तालमेल बनाकर चलेंगे। तो आज के लिए क्लास इतना ही रहेगी। आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।